हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं एक ऐसी लेडी के बारे में जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। ऐसा मानिए कि लाइफ से बिल्कुल निराश हो गई थी। कैसे वो इतना डिप्रेस हो गई, क्या क्या उनके जीवन में हुआ, मैं आपको पूरा केस बताऊंगी और किस तरीके से वो बाहर निकली और अब एकदम से बिल्कुल नॉर्मल हैप्पी लाइफ जी रही है। हर केस हमें बहुत कुछ सिखाता है। अगर हम सब कुछ अपने अनुभवों से सीखेंगे तो शायद जीवन बहुत छोटा पड़ जाएगा, लेकिन दूसरों के जीवन से भी सीख लेंगे और उन गलतियों को करने से बच जाएंगे जो हम अनजाने में कर सकते हैं, अपने साथ भी और अपनों के साथ भी। तो शायद हम एक जो छोटा सा जीवन हमें 70-80 साल का 100 साल का मिला है, उसे बहुत ही अच्छी तरीके से जीकर इस दुनिया को अलविदा कहेंगे। तो समझते हैं इस केस के बारे में। ये एक लेडी है। जब ये मेरे पास आई तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसे कि जैसे किसी को देखते ही एकदम से बस कोई रोना ही स्टार्ट कर दे। जब मेरे सामने आकर बैठी तो बस रोए जा रही थी। इनको चुप कराने की भी कोशिश की गई, लेकिन ऐसा था कि इनके आंसू रुक ही नहीं रहते, इतना ज़्यादा रो रही थी। बोलने लगी कि मैं इतने दिनों से अंदर ये सारा दुख भरे बैठी हूँ कि बस आप इन्हें बह जाने दो। तो कोई इतना ज़्यादा रो रहा है, लगातार रो रहा है, अपनी बात भी नहीं शुरू कर पा रहा, तो सोचिए उसके अंदर कितनी तकलीफ़, कितना दर्द भरा हुआ होगा। तो जब थोड़ा सा इन्होंने अपने आप को संभाला तो बताना शुरू किया इन्होंने कि इनके हस्बैंड किस तरह से बार बार इनको कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, इतना नेगेटिव बोलते हैं, इतना कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि सुना ही नहीं जाता। ऐसा लगता है कि बस मेरे कान खराब हो जाएं, लेकिन इस इंसान के शब्द मेरे कानों में ना पड़े। इतना बुरा बोल जाते हैं, इतना कड़वा बोल जाते हैं। एक दो उनके डायलॉग के उदाहरण कि जैसे तुम किसी काम की नहीं हो, अगर तुम्हें अपना जीवन मेरे बिना चलाना भी पड़ा ना तो तुम्हें बाज़ार में ही बैठना पड़ेगा, तभी कोई तुम्हें 2 पैसे दे सकता है। अब सोचिए कि किसी औरत के लिए ये सुनना कितना गंदा होगा कि उसका खुद का पति उसको इस तरीके से बोल रहा है। और ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे शब्दों में बताया, जिन शब्दों का इस्तेमाल कर उन्होंने ये डायरेक्टली उनसे कहा था, तो वो इतने ज़्यादा किसी भी औरत के लिए अपमानजनक शब्द हैं कि बस आप समझ ही सकते हैं। तो इस तरीके का एक आध बार नहीं, ऐसे बहुत सारे एपिसोड, और उसे रिपीटेडली सजेशन देना कि तुम मर जा, तू दुनिया पर बोझ है, तू आत्महत्या क्यों नहीं कर लेती। रसोई से लाकर कभी चाकू दे देना तो कभी हाथ में रस्सी थमा देना, फांसी लगा ले, नस काट ले, मर जा। अब कोई लेडी बार बार इतना गंदा सुन रही है और इसके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, तो समझिए कि उसके दिल पर क्या बीत रही है। लेकिन वो अपने 2 बच्चों का मुंह देखकर, वो अपने माँ बाप की सोचकर, अपने छोटे बहन भाइयों की सोचकर, सब कुछ कड़वे घूंट पिए जा रही है, सहे जा रही है, अंदर अंदर रो रही है। अगर वो रोती भी है तो भी उसको थप्पड़ जड़ दिया जाता है कि क्या ये त्रिया चरित्र कर रही है, यहाँ पर बैठी हुई मनहूसियत फैलाती रहती है, रोती रहती है। अब सोचिए ज़रा कि क्या बीतती होगी उस लेडी पर। उसने इतने सालों में इतना भावनात्मक दमन अपने अंदर किया, इतना घुट गई वो अंदर तक कि उसका कभी कभी तो मन सलाह देने लगा कि छोड़ बच्चों को, छोड़ माँ बाप को, क्यों, जब तू रहेगी नहीं तो क्या बहन, क्या भाई, क्या बच्चे, तो देखने लायक बचेगी नहीं, ख़त्म कर ले। लेकिन कहते हैं ना कि औरतों के लिए इतना आसान नहीं होता। बहुत समय ईश्वर ने भी उनको दी है और आत्महत्या का डिसीजन भी इतना आसान नहीं होता। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को घोटे जा रही थी और जीवन की गाड़ी कैसे न कैसे आगे बढ़ाई जा रही थी। और वास्तव में अपने जीवन को ख़त्म करना किसी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन भी नहीं होता। ये तो और ज़्यादा एक कायरता की बात होती है, जीवन से भागना हो जाता है। मेन ये होता है कि आप उसका डट कर सामना करें। लेकिन जैसे जैसे भी आवाज़ उठाई वैसे ही वैसे आवाज़ को कभी बहुत ही अपमानजनक शब्दों से तो कभी थप्पड़ के ज़रिए दबा दिया गया। तो बहुत ही जब निराश हो गई, तो कहते हैं ना जब इंसान भर जाता है तो किसी से तो कहता है। तो उन्होंने ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म इनको मिल गया जिस पे कि लोग अपने आप को वेंट आउट करते हैं, मतलब अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपने अंदर के जो भी कुछ उनके अंदर फीलिंग सप्रेस्ड हैं उसे बिना अपना नाम, बिना अपने पहचान के इस तरीके से लिख देते हैं। तो इन्होंने अपनी वो लिखनी शुरू करी उस स्टोरी। अब लिखनी शुरू करी तो वो जो ग्रुप इन्होंने ज्वाइन किया था कि जिसमें लिखा
तो इन्होंने जो भी नाम से आईडी अपनी बनाई थी, तो उस पर कुछ लोगों के रिएक्शंस इनको आने लगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे लोगों का सपोर्ट और इनको एक मोटिवेशन मिलने लगा कि यस, अपने अंदर की ये फ्रस्ट्रेशन को, अपने अंदर के सप्रेशन को रिलीज़ करो। इस तरीके से इनको हिम्मत आने लगी और ये थोड़ा एक्सप्रेस कर करके बेटर फील करने लग गई। इन्हें लगा कि यानी कि अपने मन की बात किसी से कह देना, चाहे बेशक आप अपनी नाम पहचान छुपा रहे हो, है ना, अनजान लोगों के बीच में भी कह रहे हो, लेकिन ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इनको थोड़ा थोड़ा रिलीफ देना शुरू कर दिया। इस तरीके से इन्होंने एक दो और भी सपोर्ट ग्रुप बिना अपने हस्बैंड को पता लगे ज्वाइन करे, जिससे थोड़ा थोड़ा सा इनके अंदर एक रिलीफ मिलना शुरू हो गया। फिर इनको पता चला सेल्फ हेल्प के लिए कि आप अपनी एक्सरसाइजेस कीजिए, ये सब कीजिए, तो ये सब भी इन्होंने करना शुरू करा। फिर इन्होंने बताया कि 2 साल पहले ही ये मेरी वीडियोस से जुड़ गई थी, तो वहाँ से भी देख देख के इन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट शुरू किया। काफ़ी कुछ इनकी लाइफ में अब बेटर होने लगा था। इन पर अपने हस्बैंड की इतने बुरे व्यवहार का जो असर था वो थोड़ा अब कम होने लगा था, लेकिन अंदर भरा हुआ ही इतना ज़्यादा था कि सेल्फ हेल्प करने के बावजूद भी, सारे तरीके अपनाने के बावजूद भी इनके अंदर का डिस्कम्फर्ट पूरी तरह से निकल नहीं रहा था। रह रहकर कोई भी शब्द इनके कानों में गूंज जाता था, कोई पुरानी बात याद आ गई, कुछ भी है तो ये बहुत ही ज़्यादा विचलित हो जाती थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती थी। तो फाइनली इन्होंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे जो है ना बात करनी ही है, मुझे एक काउंसलर से बात करनी ही है और मुझे सेशंस लेने ही है। जब किसी से मतलब डायरेक्ट बिना कोई ऐसे जान पहचान बनाए या कोई ऐसा व्यक्ति जो हमें सच में समझेगा, बिना एक्सेप्टेंस के भी, अगर मैं ऐसे ही अनजान लोगों के बीच में भी सिर्फ लिखकर अपनी बातों को बाहर निकाल कर इतना रिलीफ फील कर रही हूँ, तो अगर मैं किसी थेरेपिस्ट के सामने अपनी बातें कहूँगी तो वो मेरी प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन भी मुझे सुझाएंगे, मुझे समझेंगे, कोई ना कोई तो रास्ता दिखाएंगे। तो एक विश्वास धीरे धीरे इनके मन में अपने आप ही जाग गया था। तो उन्होंने इस तरीके से कांटेक्ट किया और फिर इन्होंने जब अपने आप को पूरी तरीके से रोने के बाद, वो तड़फ निकालने के बाद अपने आप को बताना शुरू किया इस तरीके से जो इनकी स्टोरी है, और पूरा बताया कि किस तरीके से शादी की पहली रात को ही इनके हस्बैंड ने इनको थप्पड़, मतलब आप ये देखिए कि शादी होकर एक लेडी आई है और उसी रात को मतलब हस्बैंड आपका थप्पड़ से मतलब शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत कर रहा है, तो वो कितना बड़ा नार्सिसिस्ट व्यक्ति और कितना उसकी मेंटलिटी में कितना ज़्यादा कचरा भरा हुआ था कि उसने अपनी वाइफ के साथ इस तरीके का व्यवहार किया। लेकिन ये शुरू से अपने लिए कभी स्टैंड नहीं ले पा रही थी, और बात भी कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये बात कि मेरे मतलब जो इनकी शादी के बाद इनके रूम में उस हस्बैंड, जो इनका हस्बैंड था, उसी के बहन भाई सब घिरे हुए थे कि तू उनसे बातों में क्यों लगी हुई थी, क्यों उनसे बातें करने में टाइम वेस्ट कर रही थी। इस बात पे ही थप्पड़ जड़ दिया। बताइए, बहन भाई तुम्हारे घिरे हुए हैं, नई भाभी आई है उसके साथ बात कर रहे हैं, अगर वो भगा दे वहाँ से तो भी वो बुरी है, अगर वो आपके भाई बहनों के साथ बात कर रही है, हंसी मजाक कर रही है, उन्हें रिगार्ड दे रही है, तो भी वो बहुत बुरी है। तो उस इंसान के दिमाग में पूरी तरीके से जो झकती है, उसने शादी की शुरुआत ही इस तरीके से करी, बात बात पर गालियाँ देना, बात बात पर बहुत ज़्यादा अपशब्द यूज़ करना। वो तो उसके लिए रोज़ाना का ऐसा था कि जैसे हर वक्त हम सांस लेते हैं ना और खाना खाते हैं, हमारे रूटीन के काम होते हैं, तो वो मुंह से गालियाँ निकालना, अपशब्द निकालना, ये सब तो उसका एक रूटीन का ही होता। लेकिन सहते 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 वो उन्होंने शादी की गाड़ी जो खींची, इस बीच में उनके 2 बच्चे भी हो गए। ये सब मतलब एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, एक ऐसे नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ जो बिल्कुल ही मेंटली सिक पर्सन है, उसके साथ रहते रहते इन्होंने अपने शादी के 9 साल निकाल दिए। और 9 सालों में ये इतना बुरी तरीके से अंदर से टॉर्चर हो गई कि इनकी ये हालत हो गई थी। तो उन्होंने पूरी अपनी स्टोरी बताई कि किस तरीके से ऐसे धीरे धीरे इनके बर्दाश्त करने की वजह से उस आदमी की बदतमीज़ी के लेवल बढ़ते रहे, और इनको कभी ये शक नहीं हुआ कि उस पर्सन को कोई इस तरीके का डिसऑर्डर है या उसकी पर्सनालिटी इश्यूज़ हैं, कुछ भी। घर वाले भी कि उसकी तो आदत ही है, उसका तो थोड़ा गर्म स्वभाव ही है, तो उसके मुंह क्यों लगती है, इस तरीके से जो है ना, जो ससुराल वाले थे, जो घर में जब बात खुलती थी, मार पिटाई हो रही है और ये सब हो रही है, तो ये कहती भी थी बच्चों पे बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन नहीं, उसके तो आदत है, गर्म स्वभाव है, आदमी को तो स्वभाव ऐसा ही होता है, तू ही चुप हो जाए कर, क्यों मुंह लगती है। मतलब इन्हीं को ही बार बार इनके मुंह पे टेप लगा दिया जाता था, क्योंकि ये सच में वास्तव में हमारी एक इंडियन सोसाइटी में प्रॉब्लम है कि औरतों को इतना ज़्यादा
सप्रेस करने के लिए मजबूर किया जाता है कि वो आवाज़ उठाने की कोशिश करती हैं, तो कोई ना कोई समझदार व्यक्ति जो अपने आप को होशियार समझता है कि इस तरीके से मैं ना उसको ऐसे करके कि भाई कोई बात नहीं, आदमी है, गुस्सा आता है, ये वो बर्दाश्त कर लो, ये जो फिजूल की समझदारियाँ दिमाग में दूसरे के भर कर उस इंसान के अंदर इतना भावनात्मक दमन करवा देते हैं कि वो इंसान घुटने लग जाता है अंदर अंदर। तो इस तरीके की होशियारियाँ झाड़ने के लिए बहुत सारे रिश्तेदार मौजूद होते हैं, कई बार घर वाले भी मौजूद होते हैं। तो वो सब ये नाम पर कि हम तो रिश्ता बचाए रखना चाह रहे थे कि वकालत करते हैं इस नाम पर, और जो है ना इस तरीके से किसी इंसान की ज़िंदगी को बिल्कुल दांव पर लगा देते हैं। वही इनके साथ हुआ। इनके सो कॉल्ड समझदार रिश्तेदारों ने इनको वही समझाने की कोशिश की, लेकिन जिस पर पीड़ा हो रही होती है ना, जिस पर बीत रही होती है, उसी को पता चलता है कि भाई आखिरकार कितना तकलीफदेह है एक ऐसे इंसान के साथ रहना जो आपको मतलब क्या कह रहा है, उसके मुँह में क्या आ रहा है, उसे इतनी भी तमीज़ नहीं है। इस तरीके से इनके साथ जो इतने सालों तक हुआ, और उसके नतीजा ये हुआ, नींद की प्रॉब्लम हो गई, इनका वज़न बढ़ने लगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि जब भी इस तरीके का स्ट्रेस होता था तो ये कुछ ना कुछ खाकर, मीठा बहुत ज़्यादा खाने लगी थी, बहुत ही ज़्यादा ऐसे कि हर समय रोना, पड़े रहना, मतलब इनके लिए ये था कि बस रोते रहो, पड़े रहो अपने उसमें, और जितनी देर वो आदमी घर में नहीं है उतनी देर ही शांति है, और उस आदमी के आते ही थर थर अंदर तक कांप जाना कि कैसे, मतलब घर में बच्चे भी, ये भी सारे कांपे से रहते हैं कि भाई जैसे कौन डॉन घर में घुस आया है। अब ये कोई घर होता है ऐसा कि जिसमें इस तरीके का माहौल हो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो फिर फाइनली इनको भी बताया गया कि भाई आपके जो हस्बैंड है, क्योंकि ये नॉर्मल बिहेवियर तो है नहीं, कोई इंसान इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करा है, इस तरीके से मार पिटाई ये सब करा है, तो उनको भी कुछ प्रॉब्लम है कि भाई पता लगाओ कि तुम उनकी क्या हिस्ट्री है, शादी से पहले कहीं तुम्हारे साथ धोखा तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि उस बंदे को कोई कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, क्योंकि जो आप बता रहे हो तो उसमें तो बहुत सारे तरफ इंडिकेशन हो रहा है कि इस पर्सन की को पर्सनैलिटी इशूज़ हैं, इस पर्सन के माइट भी कुछ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ऐसे हों या कुछ और भी रीजंस हों, या अपने हस्बैंड को लेकर आओ, लेकिन उनकी मजबूरी ये थी कि हस्बैंड के तो बिना ही ये सब ट्रीटमेंट चालू कराया था, तो हस्बैंड को तो ला नहीं सकती, और अगर उसको बता भी दें तो वो मानने वाला नहीं है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो अब ये प्रॉब्लम है, तो इनको ये कि बातों बातों में थोड़ा सा पता लगाने की कोशिश करो, क्योंकि माइंड सेट उस हिसाब से किया जाए, फिर कोई बेसिस बनाया जाए कि आपको टॉर्चर से छुटकारा दिलाया जाए। तो इन्होंने जब कोशिश करी तो पता चला है कि उस लड़के की, जो इनका हस्बैंड था, उसकी आदत शुरू से ही ऐसी थी, बचपन से ही सबके बिल्कुल अगेंस्ट जाके बात करना, गाली गलौज, मार पिटाई, शुरू से ही इस तरीके का उसका एक रवैया था बहुत ज़्यादा। इसको सारे के सारे ऐप जो होते हैं, बाहर जाकर मारना, लड़ना, झगड़ना, सब एक पूरा ऐसा था। तो उसको अपने खुद बहुत सारे पर्सनालिटी इशूज़ थे, तो कोई ऐसे फॉर्मल डायग्नोसिस नहीं था कि जिसके बेस पर ये कहा जाए ये इस क्राइटेरिया में फ़िट होते हैं, लेकिन यस ये पता चल गया था कि ये जो आदतें पड़ी हुई हैं ये बहुत पुरानी हैं, और जिस तरीके का उनका था कि बस मैं ही सही हूँ, तुझे कुछ अकल नहीं है, तू कम बोल, दबा के रखना, बस अपने आइडियाज़ को ही राइट कहना, और हर तरीके से बस अपनी पूरी डोमिनेंस। तो एक नार्सिसिस्ट पर्सन, तो वो जिस तरीके से इन्होंने पूरा अपनी दुख दर्द भरी अपनी आप बीती बताई, उससे ये तो क्लियर हो गया था। और भी बहुत सारे इश्यूज़ होंगे, जो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इतने झक में रहते हैं, इस तरीके के होते हैं, लेकिन वो कभी डायग्नोस नहीं होते कि उनको कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसे लोगों से दुनिया भरी पड़ी है। तो खैर अब सारा फोकस उधर से हटाकर इन पर ही लगाना था, क्योंकि वो पर्सन तो इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता इसमें। तो अब इनको ये था कि ये सिखाना था कि भाई कैसे अपने आप को बचाया जाए। तो इनको वो स्ट्रेंथ भी देनी थी कि अगर वो इंसान इतना ज़्यादा ख़राब है और हर दिन का इतना महाभारत आपके घर में रहता है, बच्चों पर भी गलत असर पड़ रहा है इस बात का, तो आपको क्या करना है, थोड़ा बोल्ड होना है। कब तक आप अपने भाई बहनों माँ बाप का ही सोचती रहेंगी, थोड़ा आपको भी सोचना है, क्योंकि वो लेडी वो खुद भी एमएड पढ़ी हुई है। अब देखिए कि कोई इंसान बीएड एमएड है ना, उसने पूरा अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रखी है, तो और कुछ नहीं कि भाई आप थोड़ा थोड़ा सा अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ना आपके मुंह में ज़बान ला देती है। आप किसी पर डिपेंड जब तक होते हैं तब तक आपको कोई सपोर्ट आराम से करना नहीं चाहता। इवन आपके जो खुद के मायके वाले होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं बर्डन लगते हो आपकी, अभी आ जाएगी, इसकी जिम्मेदारी आ जाएगी, बच्चों की जिम्मेदारी आ जाएगी। लेकिन आप खुद ही अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, तो आप अपनी लाइफ के लिए ज़रूरत पड़ने पर कोई बोल्ड डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि ऐसे पर्सन के साथ पूरी ज़िंदगी बिताना बहुत ही मुश्किल है। कितना भी आप अपने आप को रोज़ समझा लें या कितना भी ये सोच लें कि फ़र्क ना पड़े, ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। उनको बताया गया कि धीरे धीरे, कोई भी ऐसा नहीं कि तुरंत डिसीजन लो, अपने आप को पहले बचाओ। कोई भी पर्सन इस तरीके की बात कर रहा है तो आपको उससे बिल्कुल लिमिटेड इंटरेक्शन करना है,
उस पर्सन को अपने कोई भी आइडियाज़ प्लान्स आपको कुछ नहीं बताने हैं, उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं रखना है। आप इसको मानो कि उसका होना ना होना एक बराबर है आपको, क्योंकि अभी आपकी शादी हुई भी, आपके पास 2 बच्चे हैं, तो आपकी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको आप आराम से कर दो। हाँ में हाँ मिलाकर जो है ना आराम से चुपचाप से अपना वो करते रहो, और धीरे 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 अपने आप को पहले स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि अगर आपको अपनी आवाज़ उठानी है या अपने लिए कोई स्टैंड लेना है तो आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप खुद में स्ट्रांग नहीं होंगे, आपका अंदर का मन खुद रेडी नहीं होगा कोई बोल्ड डिसीजन लेने के लिए, तो आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। तो यही चीज़ इनको समझाएगी कि भाई आपने एमएड की पढ़ाई की है, आप थोड़ा टीचिंग वगैरह में कुछ ट्यूशन स्टार्ट कीजिए, किसी कॉलेज में स्टार्ट कीजिए, कुछ तो करिए जो है ना, मतलब अपने लिए, लाइफ के लिए। लेकिन प्रॉब्लम वही आ रही थी कि इनके घर में जॉब करना अलाउड नहीं है। खैर इनको समझाया कि कुछ तो कोशिश करो, कुछ होगा। तो इन्होंने बहुत मशक्क़त के बाद अपने फैमिली वालों को इस तरीके से कन्विंस किया कि घर में ही बच्चे ट्यूशन व्यूशन के लिए आ जाएंगे तो मैं कुछ पढ़ा लूँगी, एटलीस्ट शुरुआत तो हो कि ये है कि, और जब 4 पैसे घर में आते हुए दिखाई देंगे तो फिर घर वाले भी थोड़ा सपोर्ट करने लग जाते हैं। अंदर आपकी क्या प्लानिंग चल रही है वो एक अलग बात है, लेकिन घर वालों को तो लगेगा ना कि हाँ बहू कमा कर भी ला रही है, कुछ भी ऐसे कर रही है, तो आपके अंदर भी एक्सपीरियंस, इंडिपेंडेंस, आपके पास भी मनी आएगी। तो इस तरीके से इनकी शुरुआत भी कराएगी और इनका माइंड भी कहीं बिजी रहेगा, एंगेज रहेंगी, क्योंकि खाली दिमाग ज़्यादा ही वो सारी बातें जो आपके साथ हुई होती हैं वो सारी रिपीटेडली दिमाग में घूमती है। लेकिन अगर आप कहीं बिजी होंगे, कुछ कर रहे होंगे, तो आपके दिमाग में वो सारे जो ऑटो पैटर्न्स बार बार रिपीट होते रहते हैं तो वो भी अब कम होते चले जाएंगे और धीरे धीरे उनके पैटर्न्स ब्रेक होने लग जाएंगे, क्योंकि आप कहीं और फोकस्ड हो जाएंगे। तो इस तरह से इनका फोकस भी शिफ्ट कराया गया और उनको बताया गया कि किस तरीके से आपका हस्बैंड जो भी कुछ कहे तो उसको आप नोट करके रख लिया करो। क्योंकि वो आदमी क्या करता था, कुछ बता कर जाता था, ये उसके हिसाब से करती थी, तो वो बाद में पलट जाता था कि ये तो मैंने कहा ही नहीं, ये कहा था मैंने। तो यही कि मैंने उनको बोला कि आप ऐसा करो, उनसे ऐसे बोला करो कि आप जो बोलते हो मुझे वो याद नहीं रहता, मेरी लग रहा है कि कुछ थोड़ी मेमोरी की प्रॉब्लम आ गई है, तो आप मुझे लिखवा दो या आप बोल दो, मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। फिर मैं एग्जैक्टली वही काम करूँगी कि मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मेरे से गलती हो जाती है, आप जो कहते हो शायद मैं कुछ और समझ लेती हूँ, तो आप बोलो, मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ और जो रिकॉर्डिंग होगी मैं उसी के अकॉर्डिंग काम करके रखूँगी। अब ऐसा आदमी जिसकी खुद की रिकॉर्डिंग हो रही है तो फिर वो कैसे पलटेगा? तो मैंने इनको बोला ऐसे डील करो उस आदमी के साथ, आप उसके या तो नोट्स लिख के रखो या फिर उससे जो है ना खुद लिखवा दो कि आप लिख दो, इस पे आप मुझे पढ़ जाते दो, या फिर आप उसकी वॉइस रिकॉर्ड कर लो, जैसे कि कोई प्रॉब्लम। अपनी कोई भी बात अंदर की कुछ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड मतलब रखो, खाना पीना जितना देना है अपना वो करो, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लो और अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ। और धीरे धीरे आप अपना सपोर्ट ग्रुप वो करो, अपने पेरेंट्स से शेयर करना स्टार्ट करो और धीरे धीरे अपना माइंडसेट एक्सप्रेस करना स्टार्ट करो कि इस तरीके से, क्योंकि जब आप तक अपना दुख जब तक अपने फैमिली मेम्बर्स को पूरा खोलकर बताओगे नहीं कि वो इंसान कैसे आपको सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहा है, कैसे आपको मेंटली टॉर्चर कर रहा है इतना ज़्यादा, क्योंकि वो इंसान जब फिज़िकल रिलेशन भी बनाता था तो भी बहुत टॉर्चर करता था, इतना टॉर्चरिंग हो जाता था कि वो अंदर तक कांप जाती थी कि आज ये पर्सन मुझे अपने पास बुला रहा है तो बस आज तो मेरे लिए बहुत ही वो टॉर्चरिंग टाइम होने वाला है। तो ये कोई नॉर्मल आदमी के लक्षण तो है नहीं। तो आप जब तक अपना दर्द खुलकर बताओगे नहीं किसी को, आपके सपोर्ट में कैसे आएगा कोई? तो वो हिम्मत दी गई कि भाई आप अपना सपोर्ट के लिए अपने पेरेंट्स को खुलकर ये बातें बताओ और धीरे धीरे अपने आप को इंडिपेंडेंट करो। तो यही हुआ कि उसने अपने पेरेंट्स को भी बताया, सबको कॉन्फिडेंस मिल गया, तो धीरे धीरे पेरेंट्स को भी समझ में आया कितना है। फिर उनके पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स में से उनके ब्रदर, उसकी सिस्टर, सब लोग मेरे पास भी आए और फिर उनको मैंने भी बताया कि इस तरीके से ये इश्यूज़ हैं और बहुत सालों से हैं। और देखिए शादी की पहली रात से ही उसने थप्पड़ मारना, ऐसे मारा पीटी शुरू कर देती और इस तरीके से बात है ये सब चीज़ें। तो उनको बताया कि उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स, इनके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। तो फिर उनके पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स ने भी समझा इस बात को सपोर्ट करना। और यही शिकायत थी उनकी भी कि कभी इतना खुलकर नहीं बताया कि इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतना टॉर्चर करते हैं इस तरीके से। तो उन्होंने अपने साथ लेकर गए उस लेडी को, अपने पास रखा पेरेंट्स ने, और उसको फिर से जो है ना एक्सपीरियंस दिलाने के लिए उसको टेम्प्रेरी एक स्कूल में जॉब करने के लिए वो दिया। और उस आदमी ने बहुत विरोध किया कि कैसे उसको ले जा सकते हो, और एक बार ले जा रहे हो तो बस अब तो तलाक हो जाएगा, ये वो, मतलब पूरा चिढ़कर जो हो सकता था वो कर। तो पेरेंट्स ने भी बोल दिया कि ठीक है, ऐसा ही बोल रहे हो तो ऐसा ही करा लेंगे, लेकिन अब हमारी लड़की यहाँ नहीं रहेगी, नहीं सहेगी इस तरीके से बात। तो दोनों बच्चों को लेकर इसी दौरान, जिस दौरान काउंसलिंग चल रही थी, वो पेरेंट्स के पास चली गई। वहाँ पर एनवायरनमेंट चेंज होने से जो चीज़ें फॉलो करनी थी वो अच्छी तरीके से फॉलो होने लगी। पेरेंट्स ने ध्यान रखना शुरू करा, हीलिंग होने लगी, वो जॉब पर जाने लगी, तो धीरे धीरे नया सर्कल बनने लगा। बाहर निकल कर 4 अकल आती हैं तो वो आने लगी। रोज़ रोज़ का जो टॉर्चर होता था वो ख़त्म हो गया।
तो उससे जो बार बार एडिशन होता रहता था हर दिन, है ना, कि एक है आपके पास घड़ा, वो हर दिन भर जा रहा है, तो वो भरना भी बंद हो गया, तो जो चीज़ थी वो निकलनी शुरू हो गई। तो इससे सफोकेशन अब कम होती जा रही थी, कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता जा रहा था। और क्योंकि पेरेंट्स ने बहुत बार उस आदमी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसने कह दिया कि आपकी लड़की ही पागल है, आपकी लड़की में ही कमी है, मैं तो ऐसा हूँ, सही हूँ, बिल्कुल ऐसा ही रहूँगा। जब पेरेंट्स को भी पता चल गया कि ये तो सच में ही ऐसा इंसान है जो मरते मर जाएगा, लेकिन उसको तो ये रियलाइज़ ही नहीं होगा कि इसकी कोई गलती है, कि हमारी लड़की तो बहुत ही गलत जगह फंस रही है। तो फिर पेरेंट्स ने भी बोल्ड डिसीजन लेने की कोशिश करी कि भाई इससे तो किसी दिन लड़की हमारी बिल्कुल ही हाथ से चली जाए, कुछ ऐसा अनहोनी हो जाए, तो इससे तो अच्छा है कि इसका डाइवोर्स ही करा देते हैं। तो फिर वो डाइवोर्स का प्रोसेस हुआ। वो नार्सिसिस्ट आदमी जो था कि अब एक्चुअल डायग्नोसिस और कितने मल्टीपल आएंगे तो पता नहीं, लेकिन जो हरकतें थी वो इसी तरीके की थी। तो उस आदमी ने बच्चों के लिए भी पंगे डालने की कोशिश करी कि बच्चे मेरे पास रहेंगे। अब एक ऐसे आदमी के साथ जो ऐसा है, कैसे कोई लेडी अपने बच्चे छोड़ दे? तो बड़ा मतलब एक आप समझ ही सकते हैं कि जब इंडियन फैमिलीज के डाइवोर्स होते हैं तो क्या सब पंगे होते हैं, कितना लंबा प्रोसीजर होता है। वो ही सब चलता रहा, लेकिन इस प्रोसेस में जो काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा था, वो लेडी इतनी एम्पावर होती गई, अंदर से इतनी इनर स्ट्रेंथ डेवलप होती गई, कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। क्योंकि जब आपके अंदर ये है ना कि इतनी सफोकेशन हो रही है कि आप कहीं डूब रहे हो और आपको सांस नहीं आ रही है, तो आप अपने बेस्ट एनर्जी लगा देते हो, ऐसे छटपटाते हो आप कि बिल्कुल बस नीचे से ऊपर आ जाओ किसी भी कीमत पे। वो तलब आपके अंदर जब चाहत होती है ना, तो आपके अंदर की सारी एनर्जीज पूरी तरीके से कहते हैं ना जागृत हो जाती हैं। वही इसके साथ हुआ कि इतना क्विकली इन्होंने जो है ना अपनी एजुकेशन का यूज़ करके, जिस स्कूल में पढ़ाती थी उसमें अपने आप को इतने अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश कर लिया कि इनको पहले जूनियर से फिर थोड़ी सीनियर क्लासेस मिलने लगी और बड़ा अच्छा वो सब कुछ हो गया। मतलब अपने ऊपर मेहनत करी थी, घर पे भी ट्यूशन्स आने लगे, अच्छी तरीके से एक गुड अमाउंट इनके हाथ में आने लगा। तो उससे और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और पूरा कन्फ्रंट करना स्टार्ट कर दिया अपने आप को सेफ जोन में रखकर कि भाई अब तो कंप्लेंट हो जाएगी इस बात के लिए सीधा और ये सब हो जाएगा। तो मतलब उस इंसान को जब कन्फ्रंट करने लगे, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना वो पब्लिकली फिर दब्बू भी बहुत होते हैं। एक तरफ बहुत एक्सट्रीम में जाकर बदतमीज़ होते हैं, और लेकिन दूसरी तरफ जब उन पर आप हावी होते हो तो वो लोग दब्बू भी होते हैं, दब्बू भी जाते हैं। तो वही इन केस में हुआ कि इनकी हीलिंग भी हो रही थी, इनके अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो रहा था, और साथ के साथ फैमिली के सपोर्ट से और खुद के इनर कॉन्फिडेंस से उस आदमी के साथ फाइनली इन्होंने डाइवोर्स करने का फैसला ले लिया। और डाइवोर्स का जो प्रोसेस है थोड़ा सा लंबा होता है, तो वो अभी चलता ही रहा, लेकिन फाइनल इतना हो गया है कि अब वो डाइवोर्स होना ही है। अभी वो, क्योंकि मेरे पास तो अब केस ख़त्म हो गया, क्योंकि वो एकदम हैप्पी कॉन्फिडेंट है, और फाइनली डाइवोर्स का प्रोसेस भी अभी तक बहुत आगे बढ़ चुका था कि फाइनल हियरिंग ही कुछ बची है और उसमें सब वो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जो इस केस से हम सीख रहे हैं कि भाई आपको अगर किसी इशू में फंस गए हैं आप, तो आप चाहे दूसरे की वजह से ऐसी हालत में पहुंचे हैं या आप अपनी कुछ लाइफस्टाइल की गलतियों की वजह से ऐसी हालत में पहुंचे हैं, एक बार अगर आपको चोट लग गई, जैसे एक्सीडेंट हो गया और सामने वाले ने टक्कर मारी या आपकी गलती से आप गिर गए, जो भी है, चोट लगी है तो हीलिंग तो करनी ही पड़ेगी। यानी कि आपको लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने पड़ेंगे, एक्सरसाइजेस भी करनी पड़ेगी, थॉट प्रोसेस भी अपना चेंज करना पड़ेगा, इनर कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा, और जो प्रेजेंट इश्यूज़ हैं, जो आपका रूट कॉज है प्रॉब्लम का, उस पर भी आपको रोक लगानी पड़ेगी। मतलब अगर आप उसे हल कर सकते हो, आपका एनवायरनमेंट सुधर सकता है, अगर आपके अलावा उसमें और बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, अगर चीज़ें ठीक हो सकती हैं तो पहले चीज़ें ठीक ही करेंगे। लेकिन जब लग जाए कि नहीं कुछ नहीं हो सकता और एक लाइफ वेस्ट हो रही है, और एक लाइफ क्यों, 2 मासूमों की और भी तो लाइफ वेस्ट हो रही है साथ में, और इस तरीके से हर दिन इतना टॉक्सिक इन्वायरमेंट में एक टॉक्सिक पर्सन के साथ रहना आसान नहीं होता है। तो फिर आपको बोल्ड डिसीजन भी लेने होते हैं। हर मूवी की हैप्पी एंडिंग ज़रूरी नहीं है, रियलिस्टिक एंडिंग होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं है ना कि एक शादी हुई है, डोली में आई है तो अर्थी पर ही बाहर जाएगी। क्यों जिंदा लाश क्यों बना रहे हो भाई? जिंदा लाश थोड़ा ना बनाना है किसी भी लेडी को। तो ज़रूरी नहीं है कि हर उसका वो हो कि हाँ जी हस्बैंड को रियलाइजेशन हुआ, सुधर गया। अरे नहीं सुधर रहा है और इस तरीके की झक है दिमाग में, तो फिर ऐसे रिश्ते को तोड़ना ही सही ही होता है। तो जब ये सारी चीज़ें आप रियलिस्टिक वे में समझ लेते हो कि ऐसा नहीं है कि एक बार शादी हो गई है तो अब ज़िंदगी भर टॉर्चर सहते सहते एक आदमी के साथ ही रहना। अब ये चाहे कोई लेडी का केस हो या जेंट्स का केस हो, यहाँ पर तो चलो ये लेडी थी, लेकिन अगर इसके ऑपोजिट भी हो तब भी मेरा यही कहना है कि अगर कोई लेडी हो इस तरीके की तो भी आपको अपना जीवन बचाना चाहिए। आप क्यों कुर्बान करें किसी के लिए इस तरीके से? ऐसे इसको निभाना नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर
हमने ये सीखा कि अगर आपको किसी भी वजह से अगर परेशानी हुई है तो आपको जो है ना अपने आप को हील करने के लिए एफ़र्ट्स डालने ही पड़ेंगे और थोड़े ज़्यादा ही एफ़र्ट्स लगेंगे और शुरुआत में पेनफुल भी बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा ये है कि जहाँ से भी प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम के सोर्स को भी ख़त्म करना होगा, क्योंकि आप एक बार हील हो गए। आप सोचिए ज़रा इस लेडी के केस में कि चलिए इसको हम हील करते, तो पहली बात तो कंप्लीट हीलिंग इतने टॉक्सिक एनवायरनमेंट में और ऐसे पर्सन के साथ पॉसिबल ही नहीं है, सपने जैसी है, ठीक है। क्योंकि जो रहता है ना वहाँ पर उसको पता चलता है। ये कहना बहुत आसान होता है कि आप ध्यान मत दो इस बात पर, कोई बात नहीं, जो है जैसा है उसे एक्सेप्ट करो, लेकिन हर समय इतने गंदे शब्द सुनना, पता नहीं कब आपके ऊपर थप्पड़ आ जाएगा या कोई सामान फेंक कर मार देगा, कुछ नहीं पता। जब ऐसा होता है तो ऐसे में रहना आसान नहीं होता। तो क्या है कि हमें सोर्स को भी जो है ना ख़त्म करना होता है। तो अभी इनकी हीलिंग क्यों अच्छी तरीके से हो पाई, क्योंकि इनका जो पहले का इशू था वो भी निकाल दिया, और जो भाई सोर्स था जो पता था कि नेवर एंडिंग है, अभी कभी भी नहीं वो इंसान बदलेगा, उसने हाथ खड़े कर दिए हैं बिल्कुल, तो उससे भी बिल्कुल इनको डिटैच हो गई है। तो इसलिए ये पूरी तरीके से हील हो पाई। लेकिन अगर कितना भी हील कर दो और सेम उसी इन्वायरमेंट में फिर से भेज दो, तो भाई कोयले की खान से आप निकल जाओ, नहा धो लो, है ना, चमक जाओ, फिर से कोयले की खान में चले जाओगे तो भाई फिर काले हो जाओगे आप। तो एक्चुअली आपका जो सोर्स है उसको भी ख़त्म करना होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा इस केस से। देखिए, शादी का मतलब ये नहीं होता कि दूसरे इंसान को डोमिनेट करना। शादी का मतलब ये होता है जियो और जीने दो, सामने वाले को भी इंडिपेंडेंस दो। चाहे वो औरत हो तो वो प्लीज़ आदमी को कंट्रोल ना करे, आदमी है तो प्लीज़ औरत को कंट्रोल ना करे। सबकी अपनी अपनी अनमोल ज़िंदगी है, छोटा सा जीवन दिया है, कोई 70, कोई 80, कोई तो 60 में ही चल रहा है ना, किसी किसी को 90-100। इतना मतलब देखिए कब से ये जीवन धारा चल रही है और अनंत है, कब तक चलेगी, और इसमें हमारा कितना छोटा सा जीवन है। तो सुख से जियो, दूसरे को भी सुख शांति से जीने दो। पति पत्नी बनने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपके पास दूसरे को कंट्रोल करने का अधिकार आ गया है, या आप अपनी झक बदतमीज़ियाँ दूसरे पर इस तरीके से जो है ना जाहिर करेंगे, उसे ऐसे दबाएंगे, इस तरीके से उसे टॉर्चर करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। ना छोटे लेवल पर होना चाहिए, ना इतने एक्सट्रीम लेवल पर होना चाहिए। ये एक प्यार का बॉन्ड होता है जिसे प्यार से ही संभाल कर रखना चाहिए। तो ये वीडियो सबके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि अगर किसी भी घर में इस तरीके का कुछ भी चल रहा हो तो लोग पहले से ही अवेयर हो जाएं और इतना ज़्यादा टॉर्चर होने से बच जाएं। संभाल सकते हैं तो संभालें, अपने आप को बचाने के लिए कोई और कदम उठाना है तो कोई और कदम उठाएं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।